तो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से काफ़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो जगह है जो ईरान के स्ट्रेट है। स्ट्रेट मतलब पतली बॉडी होती है रिवर, जो कि दो बड़ी बॉडीज़ को कनेक्ट करती है। अच्छा। और उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वर्ल्ड का 1/5 ऑयल पास होता है। और ईरान ने कह दिया कि कोई भी शिप अगर वहाँ से पास होगा तो उसको सीधे उड़ा देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिसका मतलब है कि जितने गल्फ कंट्रीज़ हैं या सऊदी अरेबिया है, तो जितना भी ऑयल वहाँ से निकलता है वो सप्लाई नहीं हो पाएगा। एंड दिस इज़ जस्ट गोइंग टू लाइक पूरी जो इकॉनमी है वर्ल्ड की वो हिला देने वाला ये डेवलपमेंट है। वी थिंक कि जैसे वॉर है, वॉर इज़ जस्ट अबाउट टेरिटरी, वॉर इज़ जस्ट अबाउट कि एक लीडर दूसरे लीडर को अटैक कर रहा है और बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो रही। नो, इट्स एक्चुअली नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट इकोनॉमी, इट्स अबाउट मनी, इट्स अबाउट इंस्टेबिलिटी। कि ईरान में जो वॉर चल रही है उससे इंडिया अफेक्ट होगा, उससे चाइना अफेक्ट होगा, उससे रशिया अफेक्ट होगा। अब वर्ल्ड में एकदम से 1/5 ऑयल की सप्लाई कम हो जाएगी, सो ऑल द प्राइसेस विल गो अप। यस। जो ऑयल से जो डिमांड है, जो कि जिससे कि कंट्री की एनर्जी नीड्स मीट हो रही हैं, सब रुक जाएंगी। सारे शिप्स वहाँ रुक गए हैं। तो एक मिनट, एक चीज़ समझ नहीं आती। ईरान ने ऑलरेडी, मतलब ईरान के पास कोई दुश्मनों की कमी नहीं थी। वो इजराइल ऑलरेडी हिट करता था, यूएसए ऑलरेडी हिट करता था। अब उन्होंने इतनी सारी अरबिक कंट्रीज़ में अटैक कर दिए हैं, इंक्लूडिंग आई बिलीव कुवैत, दुबई और सऊदी अरेबिया, एक दो और, मतलब काफ़ी कंट्रीज़। तो ऑलरेडी इनके पास इतनी एनिमीज़ हैं। तो अगर ये ऑयल रोक रहा है इतने सारी कंट्रीज़ का जो कि वैसे इसके फ्रेंडली हैं, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो, तो क्या उससे और गुस्सा नहीं, मतलब वो एनिमीज क्यों अपने बढ़ा रहा है? वाई इज इंश्योरिंग कि मोर पीपल हेट ईरान एट दिस पॉइंट? उनको तो उल्टा और चाहिए होंगे कि लोग फ्रेंडली हों, उनके पक्ष में आए या उनकी मदद करने आए। मतलब अकेले सबसे भिड़ रहा है, ये है क्या? मतलब साइकोलॉजी समझ नहीं आ रही है। तो दिस इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन। सो यू वुड थिंक कि ईरान इस समय सेल्फ गोल कर रहा है, ईरान, इससे ईरान का ही नुकसान होगा। बट ईरान की जो स्ट्रैटेजी है कि दूसरों का नुकसान करो, दूसरे एलाइज का, दूसरे पर्सन्स का, जो कि प्रेशर डालें यूएस पे और इजराइल पे, क्योंकि ऑलमोस्ट शायद 150 शिप्स हैं जो कि नाउ दे हैव बीन स्ट्रैंडेड। अच्छा। ये जो मैरीटाइम ट्रेड होता है एंड जो ऑयल जो निकलता है, चाहे सऊदी अरेबिया से निकले, यूएई से, उसको निकलने के दो तरीके, दैट देयर आर 2 ways टू ट्रांसपोर्टेड। वन इज पाइपलाइन। जो पाइपलाइंस बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइंस होती हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं, बट दे आर नॉर्मली इनसफिशिएंट। मेजॉरिटी जो ऑयल वहां से जाएगा वो जाएगा शिप्स के थ्रू। अब जैसी ईरान ने, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो है, जैसे उन्होंने मूवी देखी थी 300, कि एक चोक पॉइंट है। अच्छा। आप उस जगह अगर रोक दोगे तो सब इफेक्ट हो जाएंगे। एंड ये उसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, जो हमेशा से जो लोग एंटी वॉर होते थे कह रहे थे कि ईरान पे मत अटैक करो, क्योंकि अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो जो चोक पॉइंट है मैरीटाइम, उसको रोक दिया तो पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा। यूएई, सऊदी की इकोनॉमी हिल जाएगी, यूएई की इकोनॉमी हिल जाएगी, जितने शिप्स वहाँ पे हैं वो स्ट्रैंडेड हो जाएंगे। वो शिप्स आगे भी उनको जाना है, ट्रेड करना है, मान लो लेट्स से कि कहीं और से तेल दूसरी जगह ले जाना है। अब वो सारे जो शिप्स हैं वो सब रुक गए हैं। शिप्स में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंश्योरेंस शिप, और दूसरी चीज़ होती है फ्रेट रेट। तो इंश्योरेंस वाली जितनी कंपनीज हैं उन्होंने कहा कि हम उन शिप्स को इंश्योर नहीं करेंगे। लॉजिकल बात है, क्योंकि अभी कल या परसों वहाँ से मिसाइल आई है और एक शिप जा रहा था, अच्छा, ऑयल टैंकर, उस पर हिट हुआ एंड इट वाज ऑब्वियसली डिस्ट्रॉयड। शायद वो शिप यूएस की नेवी को ऑयल भरने के लिए जा रहा था। ओह। अब अगर आप ऑयल की सप्लाई रोकने लगोगे तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज इफेक्ट होंगी। एविएशन इंडस्ट्री इफेक्ट होगी, जो पेट कार्स चलती हैं ऑब्वियसली, पूरा ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक चलता है, सब कुछ अफेक्ट हो जाएगा। एंड ईरान कह रहा है कि अभी तो हमारे लिए सर्वाइवल की बात आ गई है। राइट नाउ वी डोंट नीड एलाइज, वी वांट दिस वॉर टू स्टॉप। तो अगर वॉर कैसे स्टॉप होगी? हमारे पास उतने वेपन्स नहीं है कि वी कैन एक्चुअली फाइट इजराइल, वी कैन एक्चुअली फाइट यूएस, बट व्हाट इफ वी इनकन्वीनियंस एवरीवन एल्स? कि अगर लेट्स से कि इंडिया को तेल मिलना था, वो तेल एक हफ्ते नहीं आता है, 2 हफ्ते नहीं आता है, 1 महीने नहीं आता है। सेम विद चाइना, सेम विद रशिया, एंड एवरीवन विल स्टार्ट प्रेशरिंग इजराइल, एवरीवन स्टार्ट प्रेशरिंग यूएस कि स्टॉप दिस वॉर, बिकॉज हमारी कंट्री रुकी जा रही हैं, सारी मेजर कंट्रीज पे इम्पैक्ट आएगा। सो 1/5 ऑफ ऑयल रोकने से
हर कंट्री की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा. सो दिस इज़ अ वे टू प्रेशर US एंड इसराइल. बट मतलब क्या इंडिया प्रेशर कर भी सकता है यूएसए और इसराइल को? यस, अगर सब एक कंट्री नहीं कर सकता है, बट अगर कई कंट्री एक साथ मिल जाएं, राइट, तो इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि हर एक की इकोनॉमी दूसरे के साथ लिंक्ड है. तो कहेंगे अगर हमारी इकोनॉमी बैठ रही है तो हम तुम्हारे ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर डालेंगे, सही बात हम है, इसराइल के ऊपर डालेंगे, हम US के ऊपर डालेंगे. तो ये सिचुएशन बहुत दिन चल नहीं सकती है. स्ट्रेट ऑफ अब 2 सिनेरियोज हो सकते हैं. एक, US अपनी मैसिव नेवल पावर और मिसाइल्स और इसको करके लेट से पूरी तरह से ईरान को तबाह कर दे, उनकी मिसाइल्स को तबाह कर दे, IRGC को कर दे, एंड समहाउ वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को प्रोटेक्ट करने में वो कर ले किसी तरीके से, कि वो गारंटी कर दे कि नहीं, US की गारंटी है कि यहाँ पे किसी शिप पे अटैक नहीं होगा. एंड देन व्हाट विल हैपन इज द ट्रेड विल रिज्यूम एंड एवरीथिंग विल गो बैक टू नॉर्मल फॉर रेस्ट ऑफ द कंट्री. बट अगर ये चीज़ नहीं हो पाती है तो दूसरी जो सिचुएशन, जो ज़्यादा लाइकली सिचुएशन है, तो ये वॉर को शॉर्टन करने में इम्पैक्ट करेगी. बट थिंग इज कि ट्रम्प जैसे आदमी को आप कैसे कन्विंस कैसे करो? वो तो खुद ही वैसा टाइप का है कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि पूरी दुनिया उसको हेट करे. लाइक वो इंडिया से भी पंगे लेता है, वो चाइना से भी लेता है, रशिया से कभी वो दोस्त हो जाता है, कभी दुश्मन हो जाता है. तो मतलब हाउ डू यू लाइक कन्विंस कि नहीं फालतू में, जैसे वो ट्रेड वॉर शुरू कर दी थी उसने, तो वो तो खुद ही मतलब नहीं, सबसे तो पंगा ही लिए रहता है वो तो उस मेंटालिटी वाले आदमी को आप रोकोगे कैसे? राइट. सो एवरीथिंग इज डिक्टेटेड बाय मनी. यू वुड थिंक कि लोग रिलेशंस के लिए या मॉरल्स के लिए लड़ते हैं. ऑब्वियसली दैट्स नॉट ट्रू. बट अगर US की कंपनीज का और US की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है और वो इंटर्न पेनलाइज करते हैं US की कंपनीज को, US की इकोनॉमी को, देन अगर इकोनॉमी सबकी डाउन होनी शुरू हो जाती है, फॉर एग्जांपल ऑयल प्राइसेस इस समय 10% से 2-3 दिन के अंदर बढ़ गए हैं, एंड दैट्स अ बिग थिंग. सबके स्टॉक मार्केट्स इस समय फ्री फॉल में हैं, एंड दैट माइट इन्फ्लुएंस अफेक्ट द पॉलिटिकल डिसीजन. इट इज़ ऑलवेज अबाउट द मनी, कि अगर मनी नुकसान होना शुरू होता है, कोई आप ऐसे कंट्री पर अटैक करते हो जो कि ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल सप्लाई चेन्स में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है. लेट्स से कोई कंट्री का नाम नहीं लेना चाहिए, कि बड़ी दूर कंट्री है, बिल्कुल सदर्न हेमिस्फीयर में है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब लोग लिप सर्विस करेंगे कि देखो डोंट अटैक देम, बट प्रैक्टिकली किसी को कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, देन वो कॉन्फ्लिक्ट चलती जा सकती है. लेकिन अगर सब पे इम्पैक्ट आ रहा है, देन दिस कॉन्फ्लिक्ट कैन एक्चुअली शॉर्टन, देन देयर कैन बी एक्चुअल प्रेशर, क्योंकि दिस विल नॉट गो अनलिमिटेड. 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते लोग बर्दाश्त कर लेंगे, बियॉन्ड दैट नो वन विल. क्या मतलब एंड में वैसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आप मान सकते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रम्प ने और नेतन्याहू ने वही मिस्टेक की है जो जॉर्ज W बुश ने 2002 में की थी, जब उसने बोला था कि जब हम इराक में जाएंगे तो US की आर्मी को लिबरेटर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि हम सद्दाम हुसैन को हटाएंगे और सब एकदम से हमें बोलेंगे अरे वाह अच्छा हुआ आपने सद्दाम हुसैन को हटाया, अब तो हमारे कंट्री में सुख और शांति आएगी, और ऑब्वियसली हुआ कुछ और ही. तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प और नेतन्याहू का वही लेवल ऑफ गलत डिसीजन रहा है? आई वुड से मेरे हिसाब से, एंड आई होप आई एम रॉन्ग, ये उससे भी ज़्यादा डिज़ास्ट्रस डिसीजन है. ईरान इज़ एक्चुअली अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री एज़ कम्पेयर टू आई बिलीव जो इराक की सिचुएशन थी, क्योंकि ईरान के जो रूट्स हैं, जो ईरान के जो रिलेशन हैं, वो चाहे हज़बुल्लाह के फॉर्म में हो, चाहे हमास के फॉर्म में हो, चाहे किसी के फॉर्म में हो, वो कई जगह टेंटिकल्स उसके फैले हुए हैं. प्लस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इन प्रोवाइडिंग ऑयल. तो ये, और दूसरा वो स्ट्रॉन्ग भी ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ 1% पे डिपेंड नहीं करता था, वहाँ पे पूरे सिस्टम्स बने हुए हैं. मिडिल ईस्ट में जब भी कोई एंटर किया है, वो 2 दिन में 2 हफ्ते में उसको जीत के नहीं आ गया है मिडिल ईस्ट को. मिडिल ईस्ट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स रीजन. एक्चुअली मुझे लगता है कि जो वेस्टर्नर्स हैं और या नॉन मिडिल ईस्टर्नर्स हैं, वो मिडिल ईस्ट को समझ नहीं पाते. अब जैसे होता है कि या उनकी सोसाइटी को समझ नहीं पाता. अब जैसे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है नॉर्मल अमेरिकन्स कि जो ईरानियंस हैं वो बेसिकली अरेबिक पीपल हैं. कहीं नहीं कॉमन चलता है कि लोगों को कि वो पर्शियंस और अरब्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो उनको लगता है लिटरली दोनों सेम टाइप के पीपल हैं. एक्सेप्ट नहीं है दोनों के, मतलब यस रिलीजन
सेम है एक्सेप्ट कि वो शिया है वो सुन्नी है, लेकिन हाँ रिलीजन से उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सऊदी अरेबिया या अरेबिक कंट्रीज बेसिकली इंपॉर्टेंट हुई थी 7th सेंचुरी के बाद, जब वो इस्लाम वहाँ पर आया था और कैलिफेट बनना शुरू हुआ था। पर्शिया उससे भी पुराना, एज यू से 2500 ईयर्स ओल्ड है ना वो। 2500, हाँ यही कहते हैं कि यूएसए 250 साल पुराना है और ईरान 2500 साल पुराना है। यस तो अब ऐसी इतना तो मतलब यहाँ पे लोगों को बेसिक तो है, बेसिक लोगों को डिफरेंस तो मालूम नहीं होता है। और मुझे लगता है जैसे एक एवरेज अमेरिकन को चलो मैं समझ सकता हूँ कि उसको बेसिक नॉलेज ना हो, मुझे कई बार लगता है वहाँ टॉप लीडर्स को कई बार बेसिक नॉलेज नहीं होती है। मैं जैसे एग्जाम्पल वही फिर से लूँगा जॉर्ज बुश का। जॉर्ज बुश ने बोला था 2002 में कि ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया एक्सेस ऑफ ईवल फॉर्म करते हैं। एक्सेस अलग है कि बेसिकली तीनों दोस्त थे और तीनों सीक्रेटली प्लान करते हैं यूएस को कैसे डिस्ट्रॉय करें। एक्सेप्ट ईरान और इराक खुद अपना में बहुत ही जानी दुश्मन थे, मतलब वो इतने बड़े जानी दुश्मन थे कि कभी टाइम मिले तो पढ़े 1980 से लेकर 88 के बीच में भयंकर वॉर हुआ था ईरान और इराक के बीच में। वो क्यों हुई थी वॉर? वो वॉर इसलिए हुई थी कि जो सद्दाम हुसैन है वो खुद सुन्नी था और उसकी जो कंट्री थी वो शिया मेजॉरिटी थी। राइट, तो एमेटिकली मैं जैसे कंफर्म करता हूँ, ईरान इज शिया मेजॉरिटी, हाँ, इराक इज ऑल्सो शिया मेजॉरिटी। ओके, यस, और वो डिस्पाइट द फैक्ट कि सद्दाम हुसैन खुद सुन्नी था। हाँ राइट, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि वो कितनी वैसी सिचुएशन थी वहाँ पर कि मतलब वो सद्दाम हुसैन को वैसे हमेशा थ्रेट टू पावर होता होगा बिकॉज ही वॉज अ सुन्नी गाय इन अ शिया मेजॉरिटी कंट्री। तब उनको डर लग रहा था कि जो 79 में जिस तरह से आयतोला ने टोपल किया था रजा शाह पहलवी को, कहीं मेरे कंट्री में भी वो इन्फ्लुएंस ना करते लोगों को कि मेरे को भी ऐसे टॉपल कर दो पावर में, कि कहीं हटा दो। क्योंकि वैसे भी ईरान काइंड ऑफ बहुत ही ओपन था कि वो और भी कंट्रीज में इस तरह से टॉपल करना चाहता था गवर्नमेंट्स को। तो सद्दाम हुसैन थ्रेट था कि कहीं मेरे यहाँ कर ना दे, इसलिए उसने इंटेंशनली 1980 में कब्जा करने की कोशिश की थी ईरान में, ताकि वो थोड़ा मतलब वो हिम्मत ना पड़े इतना करने की। और मैं कहूँगा अगर केवल उसका पर्पस था कि उसके कंट्री में कोई उसको ओवर पावर ना कर पाए तो उसमें वो सक्सेसफुल हो गया था सद्दाम हुसैन। बट उसके बियॉन्ड जो वो फर्दर डैमेज करना चाहते थे या कब्जा करना चाहते थे ईरान में, वो उसका बिल्कुल प्रॉपर फेलियर हो गया था। जबकि उसने 8 साल वॉर चली थी, काफ़ी वॉर क्राइम्स भी हुए थे, काफ़ी उसको वेपन्स काफ़ी कंट्री से मिले भी थे, उसके बाद भी वो जीता नहीं था और ईरान सर्वाइव कर गया था। तो ईरान की आप कितनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट देख सकते हैं, कितनी भयंकर है। तो जिस कंट्री के बीच में जब 8 साल वॉर चला है वो दोस्त कैसे हो सकते हैं? ऐसा भी नहीं था कि उसका तो पब्लिकली उन्होंने हैंडशेक किया हो, साथ में वो फुटबॉल खेलने लगो, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो उनको तो आप वो बोल रहे हो एक्सेस ऑफ ईवल है। तो इस लेवल की तो भाई उनकी मतलब इंटेलिजेंस होती है उनकी। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प की और ख़राब इंटेलिजेंस होगा। बेसिक मुझे लगता है सोसाइटी ही नहीं समझता कि मिडिल ईस्ट की है कैसे है। राइट, इसलिए वो जज करने में बड़ी दिक्कत हो गई थी। इनफैक्ट काफ़ी एक्सपर्ट्स का कहना था कि यस ये रिजीम ईविल रिजीम है, ख़राब रिजीम है, लेकिन दैट डजेंट मीन कि तुम वहाँ पे वॉर स्टार्ट कर दो। देयर कैन बी अदर ऑप्शंस, जैसे कि ओबामा के टाइम में एक न्यूक्लियर डील साइन हुई थी और इस बार भी बातचीत चल रही थी। देवर सम नेगोशिएशंस ऑन एंड अगेन ईरान बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, बट दैट अगेन डज नॉट मीन यू स्टार्ट अ कॉन्फ्लिक्ट। एंड देयर वाज वन इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं कहीं पढ़ रहा था या सुन रहा था, बिफोर द हॉरिबल October 7 अटैक जो इसराइल पे हुआ था, देयर वर मैसिव प्रोटेस्ट इन इजराइल अगेंस्ट नेतन्याहू के अगेंस्ट बहुत सीरियस एलिगेशंस करप्शन के हैं। एंड द वे जो इजराइल का जो गवर्नेंस का सिस्टम है, दैट्स अ वेरी वियर्ड सिस्टम। वहाँ पे इस तरह का सिस्टम है कि बेसिकली नो पार्टी कैन एवर गेट अ मेजॉरिटी, नो पार्टी कैन एवर गेट 51% वोट्स। The most powerful Netanyahu has been was when he got 27% of the vote. So basically more than 70% of the country does not want Netanyahu. And there were very strong protests against Netanyahu before the October 7 attack. And then obviously we see कि जब से October 7 attack हुआ है तो इसराइल constant state of war में है। वो कभी लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, कभी पैलेस्टाइन से लड़ रहा है। And elections were coming quite close, and then this Iran thing happened. And again, like people are trying to connect the dots. Are these two things related? कि unpopularity of Benjamin Netanyahu and this constant war. No one wants this much war. लोग चाह रहे थे कि yes October 7 में जो हुआ है उसका रिवेंज ले इजराइल, अपने जो हॉस्टेजेस थे उनको लेके आए। बट दे डोंट वांट कि कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर में रहे। कोई कंट्री नहीं चाहेगा, वो वहाँ के सिटीजन्स नहीं चाहेंगे।
बट इट सीम्स जो नेतन्याहू जो गवर्नमेंट है दैट सीम्स हेल बेंट ऑन दिस प्रोलॉन्गिंग वॉर. सो ये वॉर दोनों के रीजंस अलग हो सकते हैं, ट्रम्प के अलग हो सकते हैं, नेतन्याहू के अलग हो सकते हैं, बट इट सीम्स कि जो डिसीजन है जो तुमने पूछा था टू इन्वेड ईरान इज डिजास्टर्स. वही दोनों. एक और चीज़ है, जैसे मतलब मैं कहूँगा कि ये ट्रम्प जो है वो नेतन्याहू नहीं है, और नेतन्याहू इज मोर सिमिलर टू आयतोला बोल रहे मेंटेलिटी, एज इन कि ये लोग होते हैं कि ट्रम्प का वो होता है बहुत ही इम्पल्सिव टाइप का. उसको लगा कि आज स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है तो मैं वॉर करूंगा, नहीं खराब हो गया तो मैं ट्रेड वॉर बंद कर दूंगा. जैसे नहीं बीच में हुआ था, ट्रेड वॉर शुरू कर दिया था, फिर जैसे ही स्टॉक मार्केट गिरने लगा तो फिर प्रेशराइज किया गया तो उसने ट्रेड वॉर को रिवर्स कर दिया. तो वो उस टाइप के फ्लिप फ्लॉपर टाइप का बहुत है, बहुत ही इम्पल्सिव टाइप का, कोई आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है उनके. नेतन्याहू और आयतोला वैसे नहीं थे, वो आइडियोलॉजिकल हैं, और उनकी अगर आप बातें सुने तो कुछ चीज़ें उनकी बहुत कंसिस्टेंट रही डिकेड्स से. जैसे नेतन्याहू हमेशा से बहुत ही एंटी ईरान डिकेड्स से रहा है. वो आप 90s की उठा लीजिए, 80s की स्पीच उठा लीजिए, तब से वो एंटी ईरान रहा है. ऐसी वो भी हैं, वो एंटी इसराइल, ये लोग 80s से हैं. तो ये लोग कौन से, ये मैं कहूँगा दिस वॉर वॉज डिकेड्स इन कमिंग. क्योंकि अब वही सोचिए ना कि ईरान इतने सालों से वो अटैक कर, मतलब वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा था, हमास को सपोर्ट कर रहा था, हूतीस को कर रहा था, डिकेड से कर रहा था. कभी ना कभी तो रिएक्शन होना ही था. तो इट वॉज कमिंग इन डिकेड. अब वो हो गया कि बस एक होता ना, आग लगी बस चिंगारी चाहिए, कुछ ऐसा होता ना, आग में घी डाल, मतलब वो चिंगारी बस अक्टूबर समय में चिंगारी लग गई थी बेसिकली. तो अब उनको मौका मिल गया कि अब तो तभी वो जो हो रहा है कुछ सालों में वियर्ड है वो. इवन क्योंकि आप पुरानी ईरान के इसराइल के अभी वॉर्स देखें, यूजली वो महीनों में ख़त्म हो जाती थी. चाहे वो 48 की वॉर हो, 67 का नाम ही लिटरली 6 डे वॉर है, और ऐसी 73 वॉर जो थी वो भी कुछ महीनों में ख़त्म हो गई थी, योम किपुर वाले. वैसे हमेशा इन लोगों की कुछ महीनों में ख़त्म हो जाती थी. ये पहली बात है कि सालों चली है. तो ये मुझे लगता है ये जो हुआ है वो नेचुरल नहीं है. एक कह सकते हैं कि हाँ भाई वो ये भी एक डिसीजन हो सकता है कि जो करप्शन स्कैंडल हुआ था तो उससे बचने के लिए, इलेक्शन से बचने के लिए हो गया. बट दूसरा ये हो सकता है कि दिस हैज़ वेरी आइडियोलॉजिकल रीजंस. क्योंकि इनके वही है, हम लोग क्या, हर कंट्री डिफरेंट टाइप की होती है, हर एक कंट्री की मेंटालिटी डिफरेंट होती है. इनकी मेंटालिटी दोनों कंट्री से थोड़ी रिवेंज वाली, हिस्टोरिकल रिवेंज वाली, कि ईरान को अभी तक याद है कि कैसे यूएस ने उनका कब्जा किया था CIA के थ्रू. तो उनका वही है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि मान लो कंट्री में होगा कि 50% एंटी आयतोल्ला होंगे, 50% प्रो आयतोल्ला होंगे, बट 100% या 90% एंटी US इंटरवेंशन होंगे. वो चीज़ उनको यूनाइट करेगी. तो उनको याद होगा कि नहीं, हम तभी उनका स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि दोबारा US कभी उनको इन्वेड ना कर पाए. पूरा उन्होंने डिकेड्स से सोचा होगा. उनको मालूम तो होगा आयतोल्ला को डे वन से कि हम जिससे अटैक कर रहे हैं इसराइल, US और उनके एलाइज को, कभी ना कभी हमें तो मारा जा सकता है. तो उस बैकअप का बैकअप बना के रखा होगा उन्होंने स्टडी अच्छे से की होगी. तो इसलिए और वैसे भी पर्शिया का हमेशा से हिस्ट्री रही है कि वो वॉरफेयर में उनकी हैं. जैसे वो 300 मूवी आई थी तो इट वाज अबाउट ग्रीक्स वर्सेस पर्शियन एम्पायर. ऐसी शायद अलेक्जेंडर के टाइम पे हो चुका. तो उनको काइंड ऑफ एक नॉलेज है, हिस्ट्री की नॉलेज है कि कैसे वॉर लड़ी जाती है. मतलब वो क्या पता अपनी खुद की आर्ट ऑफ वॉर लिख सकते हैं, उनको इतनी अच्छी नॉलेज है. तो इसलिए पर्शिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स रीजन है, और उनको दोनों नेतन्याहू और ट्रम्प ने मेरे हिसाब से अच्छे से जज नहीं किया उन्होंने. करेक्ट. सो लेट्स सी अब आगे क्या होगा. तो ये तो ऑनगोइंग सिचुएशन है, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है. हू नोस. चलो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं. ठीक, थैंक्स.